जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा बच्चों, मिसाल के तौर पे एक बैंक है, जरा भाई ध्यान से सुन लें अब। अच्छा, ये जो लीज आज करवानी है ना लेसर की, है बड़ी आसान, लेकिन पहली दफा लगती है जरा मुश्किल। फिर एक तरीके पे डालूंगा, थोड़ा सा आज फंसेगा वो। 2 दिन में प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कहा वैसे कर लेंगे। फिर मंडे को कौन सा हमने उसकी जान छोड़नी है, मंडे को भी करेंगे, फिर ट्यूसडे तक वो बराबर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। बैंक है जनाब, बैंक ने लीज की एक कार टू कोई भी लेसी, अब मैं नाम नहीं लिख रहा, चलो लेसी, ठीक है जी। इसकी लीज टर्म है 8 साल और इस कार की यूजफुल लाइफ है 10 साल। ओह, किधर गया? ये सही है, भाग जाता है। अब चैप्टर पूरा हो गया ना, भागना भी शुरू कर दिया इसने। पहले नोट्स में ये मसला तो नहीं ना होता था, है ना सर, इसलिए तो हम कह रहे थे नोट्स दें। अच्छा जी, वैसे तो 5 सवाल हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको फाइनेंस लीज पढ़ाई थी, अभी तक फाइनेंस लीज हम पढ़ चुके हैं, ऐसे ही है। तो फाइनेंस लीज में हमने कहा था जी, एसेट लेसर खरीदता है एसेट, पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है, फेयर वैल्यू से ही एंट्री करते हैं हम। उसके बाद लेसर ने ये एसेट 10 साल की लाइफ वाला 8 साल के लिए लेसी को दे दिया, तो ज्यादा हिस्सा जिंदगी का ये एसेट अब किसके पास रहेगा? सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड किसको ट्रांसफर हो गए? लेसी को। वैसे 5 सवाल हैं, लेकिन उनमें से एक सवाल है ये लाइफ वाला कि इकोनॉमिक, असल लफ्ज तो है इकोनॉमिक लाइफ, लेकिन मैंने यूजफुल लाइफ फिलहाल यूज कर लिया। स्टैंडर्ड ने क्या लिखा हुआ? इकोनॉमिक लाइफ, कि 10 साल जिंदगी रखने वाला एसेट। इकोनॉमिक लाइफ चलो बाद में लिख लेंगे। 10 साल जिंदगी रख, रूल बाद में यही ना पक्का कर लो। हाँ, अगर सवाल में इकोनॉमिक लाइफ गिवन ना हो, यूजफुल लाइफ हो, तो फिर वही यूज कर लेते हैं, लेकिन रूल क्या है स्टैंडर्ड का? इकोनॉमिक लाइफ। ये एसेट की टोटल जिंदगी ही आई कितनी? 10 साल, जितने अरसे तक ये फायदा दे सकता है। और लेसी को कितने साल के लिए लीज पे दे दिया? 8 साल। तो मेजर पोर्शन अपनी इकोनॉमिक लाइफ का, मेजर पोर्शन जो है ना, स्टैंडर्ड ने सिर्फ मेजर पोर्शन लिखा हुआ है, अकाउंटेंट्स जो है किताबों के अंदर इसको 75% कह देते हैं, ठीक है। ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है जो स्टैंडर्ड ने दी हुई है कि 75% अगर हो जाए तो, लेकिन बाय द वे 8/10 करें तो 80% बनता है। तो जब 75% हो जाती है लाइफ, 75 या उससे ऊपर, तो फिर कहा जाता है कि ज्यादा हिस्सा अपनी इकोनॉमिक लाइफ का ये एसेट किसके पास रहेगा? लेसी के पास। तो फिर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए लेसी को। तो फिर हमने कहा लेसर, ओ लेसर, अपनी किताबों से एसेट को निकाल दो। ये हम फाइनेंस लीज पढ़ रहे थे कि पीपीई क्या कर देता है? ये क्रेडिट और लीज रिसीवेबल को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो एंट्री की थी हमने लीज रिसीवेबल डेबिट, और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट पे, रूल्स याद रखने हैं, ठीक है जी। और पीपीई को किताबों से क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी रूटीन पता ही है आपको, अगला फिर किराया रिकॉर्ड होता है, कैश आया, फिर इसमें से कुछ प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव की उसने एसेट की मद में, और कुछ उसने इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और फिर इसको डेप्रिशिएट करेगा, है ना। काहे का डेप्रिशिएट यार? डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गई? डेप्रिसिएशन तो एसेट होगा तो उसकी होगी ना, कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुई, ठीक है। यानी मैंने क्या कहा? मैंने एक सिर्फ टेस्ट लगाया है
सिर्फ एक टेस्ट लगाया है और वो है, मैं सारे 5 टेस्ट भी अभी लिखता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने सिर्फ एक टेस्ट लगाया जिसके अंदर जो है वो, ये कौन सा टेस्ट है जी, इकोनॉमिक लाइफ एसिड की, लेट्स से इकोनॉमिक लाइफ, वो छोड़ो उसको, इकोनॉमिक लाइफ चलो यही लिख लेते हैं, 10 साल थी, जबकि लीज टर्म 8 साल थी, ठीक है। तो फिर हमने कहा ओ भाई लेसर सिग्निफिकेंट रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स तो तुमने ट्रांसफर कर दिए लेसी को, सिग्निफिकेंट risks and rewards are transferred to lessee, transferred to lessee। तो फिर क्या करना चाहिए, अगर देखो इसी को तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहते हैं। पहले दिन मैंने क्या कहा था, वो असल में वजह यही होती है, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं ना लेसी को, तो वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, वो कहता है कि हालांकि एसिड मेरे नाम नहीं है लेकिन मैं अपनी किताबों में रिकॉर्ड करूं। ऐसे ही ये कहता है एसिड हालांकि मेरे नाम ही पढ़ा, नाम इसी के पढ़ा होता है लेसर की, जब तक पैसे पूरे ना हो जाए, ठीक है। लेकिन क्या कहता है स्टैंडर्ड, क्या कहता है, इसको किताबों से इसको निकाल दो, ठीक है। तो क्या करोगे फिर, लेसर क्या करोगे तुम, लेसर विल नॉट कीप, लेसर विल नॉट कीप द एसिड इन इट्स बुक्स, लेसर विल नॉट कीप द एसिड इन इट्स बुक्स। इन इट्स बुक्स, ठीक है जी, अपनी किताबों से निकाल देगा। और ये एंट्री ये मैं पहले ही आपको करवा चुका हूं, ठीक है जी, सही है, ओके, यानी ये लीज हम पहले ही कर चुके थे। अच्छा जी, एक और सिनेरियो बनाते हैं। ना क्या नाम है तुम्हारा आजकल, हैं, जिया की ना जी, शादी की डेट होगी तय, तो जिया के दिल में है कि मैंने अपनी बारात जो है ना वो लेमोजीन पे लेकर जानी। तो शादी हाल वालों के पास गया और कहने लगा कि यार लेमोजीन मैं खरीद तो नहीं रहा, खरीद सकता तो है ये माशाल्लाह से, ठीक है, अपनी इसकी जनाब वहाँ पे बिजनेस है अपना इसका, स्वात में इसने जनाब चादरों की फैक्ट्री लगाई हुई है, ठीक है, लेकिन इसने कहा फजूल खर्ची बन जाएगी ऐसे ही गाड़ी खरीद लूँ। तो यूँ करें कि आप ना मुझे, अच्छा ऐसे होता नहीं है जैसे 3 दिन के लिए, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ थोड़े अरसे के लिए, ठीक है। चलो यूँ कर लो कि 1 महीने के लिए इसने कहा कि मुझे लिमोजीन क्या कर दो, तो शादी हाल लीज्ड आ लिमो, ये लिमो लीमू नहीं है, लीमू लीमू टू जिया, ठीक है, फॉर जिया कौन है, दूल्हा, ठीक है, फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो लीज टर्म क्या हो गई जी, 1 मंथ, जबकि इसकी इकोनॉमिक लाइफ लेट से है 20 साल, 20 साल तक ये गाड़ी चलती रहेगी। वैसे तो शादी हाल वालों के पास, आवाज मिस हो रही है, अब शादी हाल वाले हैं लेसर, जिया को दिमाग से निकाल दो, बात किसकी हो रही है, लेसर की। लेसर कौन है, शादी हाल। तो शादी हाल वाले जो हैं, शादी हाल वाले ये लेमोजीन पहले खरीद के तो लाएंगे ना ये भी, कि नहीं, कि ऐसे ही किराए पे दे लेंगे, लेके पहले खरीद के रखी, उनके पास तो मौजूद है ना, तो इन्होंने भी ये एसिड खरीदा होगा। क्या एंट्री करेंगे, पीपीई डेबिट, किराए पे देने के लिए रखा हुआ इन्होंने एसिड, पीपीई डेबिट मूवेबल एसिड है ना, और कैश क्रेडिट, वही फेयर वैल्यू पे इन्होंने एंट्री पास कर ली। उसके बाद क्या सिग्निफिकेंट रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इकोनॉमिक लाइफ तो इसकी कितनी है, 20 साल, लेकिन लीज टर्म कितनी है, 1 साल, 1 साल कर दो यार, ज्यादा हो गया है, अच्छा चलो ऐसे ही, वो और एग्जांपल है, ये और है, ठीक है।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ज़रा वो सवाल जैसे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब अगर ये सिचुएशन है तो क्या सिग्निफिकेंट रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए हैं एलएससी? तो हमने कहा यार सिग्निफिकेंट रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स तो ट्रांसफर ही नहीं हुए। Risks and rewards are not transferred, to lessee। तो फिर हम लेसी को, अगर ये ट्रांसफर नहीं हुए तो फिर हम लेसर को कहेंगे, लेसर भाई लेसर कीप द एसेट इन योर बुक्स। लेसर विल कीप द एसेट। जैसे कोई भी एसेट हुआ करता था किराए पे, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये इंट्रो शुरू हो गई है बस इसके अंदर थोड़ी सी एक एहतियात करनी है स्टैंडर्ड के कहने पे, जिस वजह से कैलकुलेशन एंट्रीज कॉम्प्लेक्स होती हैं एडवांस में, एरियर में, वगैरह वगैरह केसेस में। तो उसके लिए एक रूल बनाएंगे जिस रूल का अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, मैथमेटिक्स इजी करने की। यानी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट तो दे देना है आपको, इंट्रो वाली बात शुरू हो गई है ये असल में। किराए पे जैसे दिया करते थे कोई एसेट आप, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो लेसर विल कीप द एसेट इन हिज बुक्स, विल कीप the asset in its books। ठीक है जी। ठीक है, तो फिर जब अपनी ही किताबों में इसने रखना है तो किताबों से निकालने वाली एंट्री नहीं होगी, लेकिन फिर सिंपल एंट्री करेगा रेंट रिसीव करने की, कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। बस इस रेंटल इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए स्टैंडर्ड ने एक पाबंदी लगा दी कि उसको स्ट्रेट लाइन पर रिकॉर्ड करना है, या कोई और बेसिस अगर सही लगे तो वो, तो उस वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है कैश का आना और रेंटल इनकम का, ठीक है। तो वो थोड़ा अनअर्न्ड या रिसीवेबल वाला चक्कर आ जाएगा, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल रेंटल इनकम रिकॉर्ड करेगा। ये इंट्रो स्टार्ट हो गई है। और क्या करेगा? हाँ, पीपी इसके पास ही पड़ा है और यूज हुआ है, और इसको क्या करेगा? डेप्रिशिएट। एक साल के लिए इसको दिया, वापस आया, फिर दूसरे को दिया, वापस आया, फिर तीसरे को दिया। किताबों में अपनी पड़ा है रेंटल इनकम रिकॉर्ड कर, और डेप्रिसिएशन भी यही अपनी किताबों में रिकॉर्ड करेगा। अपनी किताबों से इसने एसेट को निकाला ही नहीं है, क्योंकि पीपीई की डेफिनेशन जो आपने IAS 16 में पढ़ी थी, FAR में पढ़ी थी ना, मैं दिखाता हूँ। अभी भी बच्चों को पढ़ाई है, मुझे तो याद है ना, इसीलिए मैंने तो अभी भी तो कुछ दिन पहले पढ़ाई है ना। ये देखो ना जी, ये डेफिनेशन होती है ये कि पीपीई किसे कहते हैं? वो टेंजिबल आइटम्स जो आपने होल्ड किए हुए हैं फॉर रेंटल टू अदर्स। बाकी छोड़ो, वो तो होता ही है। तो अगर आपने कोई टेंजिबल आइटम इसलिए रखा हुआ है कि आपने उसको दूसरों को रेंट पे देना है, तो वो आपका क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। तो उसको आप क्या करोगे? डेप्रीशिएट। को मसला समझ आ रही है बात? सर हमें IAS 16 भूल गया था। नहीं भूलेगा यहाँ पे बेटा, आपकी सोच है भूल गया था। अच्छा जी, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। और यूजफुल लाइफ पे यहाँ पे तो लीज टर्म का चक्कर ही कोई नहीं है, ठीक है, सही है। नॉर्मल IAS 16 वाला एसेट है। तो ये डेप्रीसिएशन पीपीई की, ये किसकी डेप्रीसिएशन है जी? हाँ, राइट ऑफ यूज की, तो वो लेसी रिकॉर्ड करता था, ठीक है। ले जी, इस नाम है इस लीज का ऑपरेटिंग लीज। क्या नाम है इसका जी? ऑपरेटिंग लीज। पुराना स्टैंडर्ड किसी जमाने में होता था IAS 17, IFRS 16 के आने से पहले हमारे जमाने में, उसमें वो जो स्टैंडर्ड था वो लेसी की लीज को भी ऐसे ही ये ऑपरेटिंग और फाइनेंस में बाइफरकेट करता था, लेकिन IFRS 16 ने आके उस चीज को खत्म किया था। तो अब IFRS 16 के मुताबिक सिर्फ लेसर की दो तरह की लीज है। लेसी की भी दो तरह की है, लेकिन वो छोड़ो, बस फिलहाल लेसी की एक ही नॉर्मल लीज जिसमें राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी वाला काम करता है। लेसर की दो तरह की लीज होती है। अगर 5 सवाल अभी बताने लगा हूं, 5 सवाल में से किसी एक का जवाब भी यस आ गया तो फाइनेंस, और अगर सबका जवाब नो हुआ तो ऑपरेटिंग। वो कौन से 5 सवाल हैं?
वो सवाल शुरू होते हैं अब। उर्दू में लिखूंगा या अंग्रेजी में लिखूं? उसने आपसे टेस्ट रिप्रोड्यूस तो करवाने नहीं है कि मुझे लिख के बताओ, इसलिए ज्यादा फायदा उर्दू से ही हो जाना मेरे ख्याल से। तो 5 सवाल, आप जब भी कोई लेसर का सवाल आएगा उससे क्या करोगे? सवाल से 5 सवाल, उल्टा सवाल से ही 5 सवाल। जी बिल्कुल, उल्टा सवाल से ही आप 5 सवाल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, क्या लीज टर्म के एंड पर, ये अंग्रेजी किताब में लिखी हुई भी है, फिर वहां से भी पढ़ लेना, अंग्रेजी का ही शौक है तो ठीक है। क्या लीज टर्म के एंड पर एसेट मुफ्त में लेसी को मिल जाएगा? मुफ्त में लेसी को मिल जाएगा? जी, इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी। ठीक है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, चलो मुफ्त में ना सही, पैसे देकर, ऐसे इसको ऐसा कर लेना थोड़ा, ये बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, जरा वक्त बचा लेता हूं मैं। 5 सवाल। पहला सवाल, क्या लीज टर्म के एंड पे एसेट मुफ्त में लेसी को मिल जाएगा? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। नंबर 2, क्या लीज टर्म के एंड पर एसेट पैसे देकर, पैसे कौन से होते थे? परचेज ऑप्शन की प्राइस याद है? तो मैं अगर परचेज ऑप्शन की प्राइस लिख दूं तो समझ आ जाएगी, क्या पैसे लिखूं? क्या लीज टर्म के एंड पर एसेट परचेज ऑप्शन की प्राइस देकर लेसी को मिल जाएगा? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी। ये इस तरह से है ना कि किसी सवाल के अंदर आपको परचेज ऑप्शन की प्राइस गिवन होती है, किसी सवाल के अंदर वैसे ही कह देगा। तो वैसे कह रहा हो ना कि ये ओनरशिप विल ट्रांसफर, तो उसका मतलब लेसर ने मुफ्त में ही लेसी को एसेट ट्रांसफर करने का कह दिया। और अगर परचेज ऑप्शन आ रहा होगा तो मतलब कुछ पैसे देकर। भाई को जगाना जरा। हाँ, नहीं बल्कि जितना वो भाई करता है, क्या वो, नहीं नहीं, हाँ वो कैसे कैसे, हाँ अस्सलाम वालेकुम, पता नहीं कैसे, वैसे कल वो जरा करके लाना कहीं से डाउनलोड उसका सलाम, मुझे सुनाना, फिर मैं वो क्लास में भाई को करूंगा कल। ठीक है, अच्छा जी। जी बच्चों, आमिर भाई आपका ये जो आज जुमे वाले दिन खास तौर पे ऐसा क्यों होता है, जैसे जुमे के अंदर होता है ना खुतबे के दौरान? अच्छा जी, 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल, भाई देखो ना, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है? ओनरशिप विल ट्रांसफर, मुफ्त में या पैसे देकर। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर ही हो जानी है लेसी को, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? यस। अगर जवाब आ गया यस, तो मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड तो सारे अभी भी और बाद में भी उसी का ही हो जाना है। तो फिर ये कौन सी लीज बनती है? फाइनेंस, यानी किताबों से वही जो करके आए, किताबों से लेसर साहब एसेट को निकाल दो, वही जो हम पढ़ के आए। ठीक है, और अगर इनका जवाब नो आता है तो मतलब ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर। तो फिर आगे भी 3 टेस्ट हैं, वो लगा लें। अगर उनका जवाब भी नो आता है, सबका जवाब नो आता है, तो फिर क्या होगी? ऑपरेटिंग लीज, सादी वाली, जो कि आपको सादी नहीं लगती क्योंकि आपने ज्यादा मेहनत पहले कर ली होती है दूसरी लीज पे। खैर, तीसरा सवाल, ये अभी अभी तो मैंने आपको बताया। तीसरा सवाल अभी अभी जो मैंने जो करवाया था, एक ही तो सवाल किया था, कौन सा था? यूजफुल लाइफ नहीं, लीज टर्म और इकोनॉमिक लाइफ। यूजफुल लाइफ मैंने इसीलिए मिटा दिया था, देखा, मुझे पता था। अच्छा, अगर एसेट अपनी इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन लेसी के पास रहे, यस, तो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर, तो फिर लीज फाइनेंस, एसेट किताबों से लेसर निकाल दो। और अगर नो, तो फिर अभी आगे चलो, हम भी आगे चलो, और भी हैं। ठीक है, तो इस सवाल क्या बनेगा? सवाल यूं बनेगा, कैसे बनाएं? इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन एसेट लेसी के पास रहेगा, यूं लिखना है अब हमने। क्या इकोनॉमिक लाइफ का
मेजर पोर्शन, मेजर पोर्शन, आप कहोगे कि ये कौन सी उर्दू है? ऐसी है ना, कुछ आपको टर्म्स जहन में भी तो रखवानी है ना, जो आप अंग्रेजी पढ़ोगे तो सामने हो। मेजर पोर्शन, ज्यादा हिस्सा इकोनॉमिक लाइफ का, क्या? इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन एसेट ने लेसी के पास रहना है, एसेट लेसी के पास रहेगा, एसेट लेसी के पास रहेगा, क्या एसेट लेसी के पास रहेगा? अब इसका जवाब अगर यस है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, लीज, फाइनेंस। अगर नहीं तो, यानी किसी एक का जवाब भी इनमें से यस आ गया तो लीज, वही जो हम करते आ रहे। अब जितने सवाल लेसर के किए हैं ना, उन पे जाके टेस्ट लगाएंगे कि क्यों हम ये करते आ रहे थे, क्यों हमने इन सारे सवालों का जवाब जो है वो लिए बगैर ही, वो समय सवाल ही वही चुने थे कि पहले वो अकाउंटिंग सिखा लूँ ना, पहले दिन तो ये नहीं कर सकते थे, बात फिर दो चीजें सोच रहे होते हैं आप। अब लेसर की काउंटिंग आपको आती है, मुश्किल वाली, आसान वाली कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी पांचवा सबसे अहम सवाल, इसकी भी तैयारी मैंने आपको करवा रखी है। हो बोर्ड मिट गया, बोर्ड किससे पूछ के मिटाया आपने? मैंने कहा था ऐसे ना मिल जाया करो उनके साथ। चलो कोई बात नहीं, खैर है। मैंने कहा था कि पीवी ऑफ एलपी को अलग रखना, एक टेस्ट लगता है, टेस्ट नंबर 4 वही है। और टेस्ट नंबर 4 क्या कहता है? क्या इंसेप्शन ऑफ लीज, यानी पहले दिन खड़े होकर पीवी ऑफ एलपी फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली इक्वल है? अब फेयर वैल्यू सवाल में गिवन होगी, और पीवी ऑफ एलपी हमने वर्किंग नंबर 1 में निकालनी। इसीलिए मैंने कहा था नेट इन्वेस्टमेंट इकट्ठी नहीं करनी। देखो ना, यूजीआर भी आ जाए तो नेट इन्वेस्टमेंट और फिगर है और पीवी ऑफ एलपी और फिगर है। जब टेस्ट लगाना होता है लेसर के सवाल के अंदर ही तो यूजीआर भी आती है, तो वहां पे फिर आपका ये टेस्ट लगाने के लिए आपको फिर अलग से दोबारा वर्किंग करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने पहले दिन से ही इनको क्या कर दिया, अलग, एंड पे तो टोटल कर ही देता है बंदा, ठीक है। तो चौथा सबसे अहम सवाल, कपास के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम, क्या इंसेप्शन ऑफ लीज पर, इंसेप्शन मतलब स्टार्ट पे, क्या इंसेप्शन ऑफ लीज पर पीवी ऑफ एलपी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के सब्सटेंशियली इक्वल है? ये लफ्ज में जान के लिख रहा हूं, तकरीबन बराबर नहीं लिख रहा, ताकि आपको वहां जाकर पढ़ें तो ये नजर आए ना, सब्सटेंशियली इक्वल है। इसका भी जवाब नो, यस दोनों हो सकता है। अगर यस आ गया तो लीज, फाइनेंस, नो तो फिर आगे चलो। अभी एक रहने ऑपरेटिंग नहीं, अभी आगे, क्योंकि ऑपरेटिंग के लिए सबका जवाब नो होना जरूरी है। फाइनेंस के लिए किसी एक का जवाब भी यस हो गया तो उधर निकल जाएगी। यही तो मैंने बोला, क्या मुफ्त में एसेट मिल जाएगा एसेट लेसर को, लेसी को? अगर यस आ गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। लीज कौन सी होगी? फाइनेंस। नो आया, आगे चलो, पैसे देकर ट्रांसफर हो जाए। अगर यस तो आगे मत जाओ, और अगर नो फिर आगे बढ़ो, क्योंकि जहां पर ये यस होना है, कोई एक सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाने और लीज फाइनेंस, दूसरे का भी नो हो गया, तीसरे पे आओ, क्या यूजफुल, सॉरी इकोनॉमिक, और यूजफुल लाइफ बोल, और यूजफुल लाइफ बोल, क्या इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन लेसी के पास एसेट रहेगा? अगर इसका आंसर आ जाए यस तो बस चलो चले, कहां? फाइनेंस, लीज है, आगे नहीं जाना। और अगर आ जाए नो फिर आगे चलो। चौथा टेस्ट क्या है? क्या इंसेप्शन ऑफ लीज पर पीवी ऑफ एलपी, वो जो निकलवाई थी, निकलेगी ना सवाल में, वर्किंग में निकल आएगी, पीवी ऑफ एलपी फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली इक्वल है? अगर इसका आंसर यस आ गया तो आगे ना जाओ, फाइनेंस, लीज। और अगर नो आए अभी रुको, अभी रुको और अगले सवाल की तरफ चलो। अच्छा, अब सब्सटेंशियल का मतलब क्या है, सवाल आ रहा होगा। तो इसका भी भाई स्टैंडर्ड ने कोई थ्रेशोल्ड नहीं दिया, लेकिन अकाउंटेंट्स कहते हैं 90% या उससे ज्यादा जब हो जाए तो हम कहते हैं तकरीबन बराबर ही। इसी तरह से मेजर पोर्शन का मैंने कहा स्टैंडर्ड ने कोई थ्रेशोल्ड नहीं दिया, लेकिन अकाउंटेंट्स क्या कहते हैं जी, हाँ अगर 75% यूजफुल लाइफ का हिस्सा जो है वो इसके पास रहा, लेसी के पास, तो ये थोड़ा सा एक सब्जेक्टिव सी चीज है, मतलब अकाउंटेंट्स ने बनाई है, स्टैंडर्ड ने नहीं लिखा इसको 75 या 90, ओके, जुमले से अंग्रेजी से कंस्ट्रू करते हैं हम, ठीक है। लो जी,
अगर चौथे सवाल का जवाब भी नो आ गया ना, सॉरी हाँ नो आया, तो आगे बढ़ो। और पांचवा और आखिरी सवाल जो कहीं पे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होना, लेकिन स्टैंडर्ड में तो लिखा हुआ है आपके सवालों में, वो क्या है जी? क्या एसेट ऐसी स्पेशलाइज्ड नेचर का है कि लेसी के अलावा कोई उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता विदाउट मेजर मोडिफिकेशन? क्या एसेट ऐसी स्पेशलाइज्ड नेचर का है कि लेसी के अलावा उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। देखें जी, मसलन हमसे, क्या नाम है तुम्हारा? अदनान भाई ने हमसे एक प्लांट लीज करवाया जिसपे एटम बम बनता है। अब जब लीज पीरियड एंड होगा तो अब इनके अलावा किसी को एटम बम बनाना तो आता नहीं है, ठीक है। अब अगर, क्या नाम है आपका? शारेज ने अगर ये टेनिस बॉल्स बनानी है उसी प्लांट के ऊपर, तो उसको अच्छा खासा मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। क्या ख्याल है? ऐसी स्पेशल नेचर का है कि इस अदनान भाई के अलावा कोई और इस्तेमाल ही नहीं कर सकता विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। भी स्टैंडर्ड लिखा पर इतनी लंबी होगी लैंड में वो नहीं लिख रहा, ठीक है। तो लेसी के अलावा कोई इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर तो इसका आंसर क्या आ जाए यस, तो भाई देखो फिर एसिड लेसी के ही काम का हुआ ना, तो फिर लेसर किताबों से क्या कर दो, निकाल दो। और अगर इसका आंसर आ जाए नो, तो फिर ये भी नो, ये भी नो। पहले तो सारे ही हो गए थे नो, यहां तक पहुंचने से पहले सारे नो हो चुके थे ना, तो फिर ये कौन सी लीज बन जाएगी? तो यहां पर आकर अब हमने लिखा 5 सवालों के बारे में। इफ आंसर टू एनी वन क्वेश्चन इज यस, इफ आंसर टू any one question is yes, तो फिर क्या होगा जी? is yes, तो लीज क्या बन जाएगी? तो फिर इट इज अ फाइनेंस लीज, इट इज अ फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज, ठीक है जी। और अगर पांचों का जवाब नो में आ गया, तो फिर ये क्या है? इफ आंसर टू ऑल 5 questions is no, then it is an operating lease। ठीक है जी, सही है। कहानी खत्म, खबरनामा खत्म हुआ, ऐलान खत्म हुआ, वट एवर यू से। ठीक है जी। चल, और फिर मिट गया, चलो एक बार फिर ही बना ले जी। ये जनाब आपके टेस्ट हो गए, समझ आ गए? मुश्किल तो नहीं लगे हैं? लगे हैं मुश्किल? ये मुश्किल लगे? नहीं तो देखो, तो एसिड एक किताबों में पढ़ा है, दूसरे केस में किताबों में नहीं पढ़ा। फिर 2 कर लिए ना अब तुमने, वही 2 हो गए। हेल ऑफ अ डिफरेंस यार। अच्छा जी, चलें जी, अब जिंदगी का पहला सवाल मैं तो कहता हूँ कर लेते हैं जी। हाँ, ना करें, ना करें तो तस्वीर लो, सवाल नहीं करते, जवाब लिख देता हूँ।
अच्छा जी, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर देखने वालों को नजर आ जाएगा 46। अभी टाइम कम है, मैं इस पे टेस्ट नहीं लगा सकता, मंडे को टेस्ट लगाऊंगा इस पे आके, लेकिन ये ऑपरेटिंग लीज का सवाल है, ठीक है। अच्छा चलो टेस्ट भी लगा लेते हैं, केड़ी देर लगनी है। लो जी, एसेट इज परचेज ऑन यकम जनवरी 9 बाय लेसर फॉर 30,000, कमेंसमेंट डेट है 9, यूजफुल लाइफ है 6 साल, लीज टर्म है 3 साल, एनुअल रेंटल्स हैं पेएबल इन एडवांस जो कि हर साल रिड्यूस होते, कनेक्टेड नहीं, अच्छा कल मैंने सुना तो है कि ये मंगवा रहे हैं हमारे लिए, वो क्या कहते हैं उसको, कोई एम्पलीफायर वगैरह, जान छूट जाएगी इन दोस्त इस आपी से भी जी। तो ये हर साल क्या होगा जी, रिड्यूस होता जाएगा कि ओ ये आईडीसी आ गया यार इसमें तो, चलो कोई गल नहीं, पहले जरा टेस्ट लगा लेते हैं। टेस्ट 1, सवाल तो खत्म हो गया, सवाल तो खत्म हो गया। टेस्ट 1, क्या लीज टर्म के एंड पे एसेट मुफ्त में लेसी को मिल रहा है, कहीं लिखा हुआ है तो साइलेंस के केस में। क्या पैसे पूसे देकर कोई ट्रांसफर हो रहा है एसेट लेसी को, वो भी नो, दो नो हो गए, आगे बढ़ो। अच्छा कोई एक भी यस हो जाता तो फाइनेंस लीज। आपका आपकी होम असाइनमेंट पता है क्या, एक होम असाइनमेंट ये भी है कि आपने जीएलएल और वो शोएब लीजिंग पर ये टेस्ट लगाकर भी देखने हैं, और आपने घर से डिसाइड करके आना है मंडे को मैंने आते साथ पहले ये टेस्ट लगवाने हैं, 2 मिनट लगने हैं, लेकिन पता तो लगे कि हम फाइनेंस लीज वाली अकाउंटिंग क्यों कर रहे थे, उनमें से कौन सा टेस्ट यस होता था वो अब पता लगेगा, ठीक है, लग पता जाएगा है। तीसरा, क्या क्या यूजफुल लाइफ क्या लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन कवर कर रही है, ये तो चेक करना पड़ेगा ना। तो 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 इज इक्वल टू जी 50%। लो जी 50% तो मेजर पोर्शन नहीं है, ठीक है, तो चलो यहीं लिख दो 50%, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, नो, ठीक हो गया। अच्छा जी, चौथा टेस्ट, अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, जब टेस्ट नहीं पास हो रहा कोई तो और टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, नहीं पता लग रही बीमारी तो एक टेस्ट, दो टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट कराई जा रहा है डॉक्टर। डॉक्टर IFRS 16, डॉक्टर का नाम क्या है, IFRS 16। टेस्ट 4, क्या पीवी ऑफ एलपी निकल ही नहीं सकती इस सवाल में, लेकिन ये कोई निशानी नहीं है वैसे। अच्छा आईकैप ने ना एक बार ऐसा किया भी था, पता नहीं लग रहा था मतलब कि लेसर का सवाल करना या लेसी का, या कुछ ऐसा था ऑपरेटिंग या फाइनेंस, तो हमने पूछा, हमने कहा देखो रेट भी तो नहीं गिवन था, ये कोई निशानी नहीं है मैं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिलहाल चूंकि प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स की नहीं निकल सकती, पर लीज पेमेंट्स तो निकल सकती है ना। देखो जरा लीज रेंटल्स कितने हैं जी एडवांस में, इधर देखो जी वर्किंग 1, मैं सिर्फ डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना रहा हूं, डेट और इंस्टॉलमेंट, और देखना फर्क क्या पड़ेगा। लीज कमेंस हो रही है, कोई डाउन पेमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, बल्कि रेंटल्स हैं एनुअल एडवांस में, पहला 8,000, लीज टर्म 3 साल है, दूसरा उससे 5% कम, तीसरा उससे 5% कम, आईडीसी तो बारों बार रहता है जनरल एंट्रीज में, आपको पता ही है, ठीक है। तो जी अगर खुदा ना खास्ता यही लीज अगर बन गई मेरी फाइनेंस लीज, तो पहली लाइन मुझे खाली चाहिए होती है ना, तो मैंने ऐसी एहतियातन खाली छोड़ दी, यकम जनवरी 2000, हालांकि मेरे पहले मुंह काट बैठा हुआ लीज कौन सी है ऑपरेटिंग, लेकिन पर्चे में तो आप टेस्ट लगा रहे होंगे ना, चले यकम जनवरी 9 8,000 ऐसा ही है, फिर यकम जनवरी 2010 8,000 को 95% कर दो, 5% इसमें से कम कर दो, को मसला कितना 7600, फिर यकम जनवरी 11 पर 7600 को फिर 5% कम कर दो,
जी 7220 आंसर टोटल बोलो, टोटल क्या है? 2282। अच्छा, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास डिस्काउंट रेट नहीं है, ऐसे ही है ना। एक बात अब करने लगा हूं, बफलो ब्राउन हो गई है, टेस्ट नंबर 4 के लिए बफलो ब्राउन हो गई है। मेरा असल में तो टेस्ट क्या है? असल में तो मेरा टेस्ट है पीवी ऑफ एलपी डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू, पर बफलो ब्राउन है, मज बुरी है, मेरे पास पीवी नहीं निकल रही तो एलपी तो है ना, लीज पेमेंट्स तो है ना। लीज पेमेंट्स कितनी आई हैं भाई? इधर आमिर दिखाना उधर लीज पेमेंट। लीज पेमेंट है 22,000 कितने 820 ले आए इधर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया जी, 22,820 को लिखा और फेयर वैल्यू सवाल की कितनी गिवन है? 30,000 इंटू 100 करें, आंसर क्या आता है? 70। अब मेरा सवाल है आपसे, अगर लीज पेमेंट को रखा है और वो 76% आया है, तो अगर मेरे पास डिस्काउंट रेट होता और मैं इसकी पीवी निकाल लेता तो पीवी रखने से ये बढ़ना था या और कम हो जाना था? देखे, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होती है ना। ये अगर 22,820 है टोटल लीज पेमेंट्स, अगर इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो ये 22,000 से कम ही होगा ना। तो अगर ये फिगर और कम हो जाए तो ये 76 से ऊपर जाएगा या उल्टा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, न्यूमरेटर कम हो रहा है ना, तो आंसर ने कम ही होना है। रेशोस पढ़ के नहीं आया एफएआर में, दोबारा पढ़ोगे अब, ठीक। तो भाई मजबूरी, यहाँ पे वैसे टेस्ट वही था लेकिन यहाँ पे मैंने क्या, स्टार लगाओ, स्टार लगाओ, जल्दी से लिख लो। यहाँ पे लिखो, असल में तो पीवी ऑफ एलपी ही लेना था पर मजबूरी के दर्जे में एलपी को ले लिया, फुल स्टॉप। जल्दी लिखो, फिर आगे मैं अगली बात भी लिखवाऊं। ये बात समझ तो नहीं आई होगी तुम्हें भाई मेरे, इधर इधर समझ तो नहीं आई होगी? आ गई है? यस। तो मैं इसको यस नहीं नो। अच्छा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? क्या लिखा हमने? लेना तो पीवी ऑफ एलपी को था पर मजबूरी में एलपी ही ले लिया। अब अगर एलपी से आंसर 90% से कम है, अब अगर एलपी से जवाब 90% से पीछे रह गए हो, फिर बोलता हूं लेना तो, अब हर बार जुमला बदल जाएगा, माजरत अपने, हाँ उर्दू में ही लिखो भाई, उर्दू। लेना तो पीवी ऑफ एलपी था, स्टार यहां लगा हुआ है ना, इसी की बात कर। लेना तो पीवी ऑफ एलपी था लेकिन मजबूरी क्या है, निकल नहीं सकती ना, ठीक है। मजबूरी में लीज पेमेंट एलपी ही ले लिया। अब अगर एलपी से जवाब 76% है, अब अगर लीज पेमेंट लेने से एलपी से जवाब 90% से कम है तो पीवी ऑफ एलपी से तो और भी कम हो जाएगा। तो पीवी ऑफ एलपी से तो और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पीवी ऑफ एलपी ना भी हो तो हम ये टेस्ट लगा सकते हैं, लीज पेमेंट को ही ले लेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये ना कहना खुदा के लिए कि सर अगर इसका आंसर, मुझे पता तुम्हारे दिल में पता क्या आ रहा है, इसका आंसर सर अगर आ जाता 91.2 तो फिर तो नीचे जा सकता था ना। ऐसा सवाल नहीं देगा ना भाई, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा सवाल होगा तो वो फिर डिस्काउंट रेट भी देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भाई क्या है, लेना तो पीवी ऑफ एलपी था, मजबूरी में लीज पेमेंट को ही लिया। तो अगर इसका आंसर 90% से कम है तो पीवी ऑफ एलपी से तो और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका भी आंसर लो, और कहीं पे लिखा हुआ है कि एसिड एटम बम बनाने के लिए यूज होता है एसिड स्पेशल नेचर का है, कहीं लिखा हुआ है? ये किसी सवाल में आपको नजर ही नहीं आएगा। तो पांचों का जवाब क्या आ गया? नो। इसलिए ये लीज कौन सी है? ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। अब गल्लों में मैंने ऑपरेटिंग लीज का वर्किंग वन आपको बनवा दिया है।
अच्छा पहले तो मुझे नहीं पता था ना कि ऑपरेटिंग लीज है, इसीलिए मैंने आपको कहा पर्चे में क्या करो, एक लाइन छोड़ दोगे। अगर किसी टेस्ट का जवाब यस आ गया तो कोई गल नहीं, आगे की करना है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, एक लाइन खाली है, पीवी ऑफ एलपी या नेट इन्वेस्टमेंट से शुरू, नेट इन्वेस्टमेंट से शुरू कर दोगे, सही है ना? सही है। लेकिन अब मसला क्या है, ये तो सिंपल सा था, यकम जनवरी पे कैश आया, ठीक है, कैश आया तो हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, इनकम नहीं, पहले दिन तो इनकम नहीं है, एडवांस इनकम होगी, चलो ठीक है। लेकिन फिर अगले साल और तब्दील हो गया, अगले साल और तब्दील हो गया, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड आगे बढ़ा, और स्टैंडर्ड आगे बढ़ के कहा नहीं, ये कैश आया है डिफरेंट, लेकिन तुमने कमाया है बराबर, मतलब एसेट तुम्हें हर साल बराबर फायदा दे रहा है ना, अनलेस कोई और बेसिस वो बता दे, एसेट तो हर साल बराबर फायदा दे रहा है, एसेट को आपने 3 साल के लिए किराए पे दिया अगले को, तो 3 साल के लिए उसने आपको बराबर फायदा दिया किराए वाला, तो ये तो आपने उसको फंसाने के लिए ये काम किया हुआ है, गाहक को फंसाने के लिए हर साल किराया कम होता जाएगा, तो हम इसको नहीं मानते। इनकम रिकॉर्ड करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड पर रेंटल इनकम, रेंटल इनकम पर ईयर निकालोगे, पर ईयर निकालोगे, कैसे निकलेगी रेंटल इनकम पर ईयर, कैसे निकलेगी रेंटल इनकम पर ईयर, बोलो 22,820 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 7607 या 6, राउंडिंग के 1,000 रुपए का डिफरेंस एंड पे आ जाएगा, वो भी माफ कर देना, ठीक है। अब ये क्या है जी, ये क्या है, कैश आया, ये क्या है जी, कैश आया, क्या है जी, कैश आया, और ये क्या है, रेंट कमाया, ये क्या है जी, रेंट कमाया, और एक और काम भी होना है, ऑपरेटिंग लीज है ना, डेप्रिसिएशन, तो एसेट घिसाया, 3 एंट्रीज, ऑपरेटिंग लीज खत्म, कैश आया, रेंट कमाया, एसेट घिसाया, बोलो कैश आया, रेंट कमाया, एसेट घिसाया, फिर बोलो कैश आया, रेंट कमाया, एसेट घिसाया। अब टाइम रह गया कम, इसलिए मैं आपको ज्यादा तफसील नहीं बता रहा, एक दो बातें ऐसी कर रहा हूं जो फिलहाल सिर्फ मान के जाना है, ठीक है, मान लेनी है, ठीक है, उस पर सवाल नहीं करना। और वो क्या है, पहली बात तो वैसे मैंने बता दिया आपको कि हमने क्या करना है जी, कैश आया, इनकम रेंटल इनकम रेंट कमाया, एसेट घिसाया, घिसाया, इसकी एंट्री क्या बनती है, कैश डेबिट, एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट। अब मेरी राय, ठीक है, इसको प्रूव कर दूंगा मैं मंडे को इंशाल्लाह, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका संडे अच्छा गुजरे पड़ोसियों। अच्छा सुने, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, आप कहोगे ये क्या बात हुई, ये तो अनअर्न्ड रेंट बन रहा है यकम जनवरी को, क्या बन रहा है, अनअर्न्ड रेंट बन रहा है। तो देखें, मिसाल के तौर पे, चलो बता ही देता हूं थोड़ा सा, बैंक का लेजर है, अब इंट्रो में पढ़ के आते हैं, 20 रुपए मेरे पास पड़े थे, मैंने कुछ सेल्स की 50 रुपए की, कुछ एक्सपेंसेस थे मेरे, वो एक्सपेंसेस जो है वो 80 रुपए के हो गए, तो बैलेंस किस तरफ आ गया, तो क्या हम बैंक के लेजर का नाम बदल देते थे, बैंक के लेजर का नाम नहीं बदलते थे, बस बैलेंस शीट में इसको लिखते हुए करंट लायबिलिटीज में बैंक ओडी लिखते थे, बैंक के लेजर का नाम बैंक अकाउंट ही रहता था, ठीक है, सही है। ऐसे ही मैं एक लेजर आपके सामने बना रहा हूं कि आपकी सहूलत के लिए ये काम किया जा रहा है, ये कोई अकाउंटिंग IFRS 16 का रूल नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है, प्लीज इसको समझिए, मैंने आपको बता दिया था इंट्रो है, लेकिन असल में मसला पता है क्या है, स्टैंडर्ड ने आके क्या कह दिया, रेंट रिकॉर्ड करो स्ट्रेट लाइन में, रेंट रिकॉर्ड करो स्ट्रेट लाइन पे। अब उसकी वजह से कुछ मसाइल आते हैं, मसाइल क्या,
कभी सवाल एडवांस का होगा, कभी एरियर का होगा, कभी क्वार्टरली, कभी सेमी एनुअल, कभी एनुअल, कभी मंथली। तो हर सवाल में यहाँ पे अलग मुसीबत पड़ी होगी। अकाउंटिंग आपको आती होगी IFRS 16 की, लेकिन मैथ में फंसे होगे, इंट्रो में फंसे होगे, एक्रूअल में फंसे होगे, खामखा में। तो उस चीज को कैटर करने के लिए ओवर द ईयर्स अब हम एक अप्रोच रखते हैं बच्चों के लिए, पाबंद करके ऐसा करवा लेते हैं। एक दिन मैक्सिमम, दूसरा दिन भी तकलीफ होती है, तीसरे दिन से कहते हैं लो भाई मौजें लग गई। मैं मंडे को जब सवाल करूंगा ना आके 12वां, इंशाल्लाह, ये 12वां ही है नहीं 13वां, असल में उसकी बात कर रहा था, 13वां सवाल जब करूंगा ना, उसके बाद फिर 14वां भी करूंगा, तो आप कहोगे वाह वाह सुभान अल्लाह, एक एडवांस एक कैरियर एकदम से हो गया और चीजें सीधी होंगी। लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से पाबंदी है, ठीक है, मेरी तरफ से कि ऐसा कर लेना, ठीक है। क्या है जी, एक लेजर बना रहे हैं, नाम है उसका रेंट रिसीवेबल, ठीक है। लेकिन यहां पे टॉप पे मैं एक नोट डालूंगा या बॉटम पे, और उसमें नोट क्या होगा, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट, आई हैव यूज्ड द वर्ड, क्या यूज किया है, आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल, यूज द वर्ड रेंट रिसीवेबल, ठीक है जी। इससे आपका सवाल बहुत सिंपल हो जाएगा, परेशान नहीं होना, बस एंट्री करो। फिलहाल तो जो कहा वो करना है। पहली एंट्री क्या करोगे, जिस दिन भी कैश आया, एंट्री क्या करोगे, कैश आया। कैश आया की एंट्री वैसे तो होती है कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, लेकिन पहले दिन खड़े होकर ये इनकम तो नहीं थी, अब दिल में क्या आ रहा है, अनअर्न्ड लिखें। लेकिन दूसरा सवाल ईयर का जब पढ़ना है गले, फिर नई मुसीबत पड़ जानी है, फिर बीच में किस्तें पढ़नी है, फिर कभी ईयर एंड बीच में आना है। ये सारे मसलों का एक ही हल है, ये काम। लेकिन अभी तकलीफ हो रही है आपको, आई नो, हर दफा बच्चों को होती है, ठीक है, सही है ना। लेकिन इंशाल्लाह मंडे की क्लास के एंड पे आप एंजॉय कर रहे होंगे इसको, और ट्यूसडे तक आप कहोगे आए तो सही ऑपरेटिंग लीज, क्यों नहीं आ रही, पर्चे में आ जाए अल्लाह करे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए प्लीज ये कर लें, वरना क्या होगा, हर सवाल में सोचना पड़ेगा और गड़बड़े करोगे, ठीक है। ये कई साल से देखते देखते फिर हमने इस चीज के ऊपर बच्चों को डाला था, ठीक है। तो कैश आया, कैश डेबिट, अब बनता क्या है, अनअर्न्ड रेंट। लेकिन आपने ऊपर एंट्रीज का एक नोट डालना है, ये पर्चे में नोट डालेंगे, ये नोट डालना है पर्चे में, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल। मैं बिल्कुल लीज नहीं समझा रहा आपको, मैंने समझा दी। अभी मैं एक कैलकुलेशन का तरीका, एक एंट्री का तरीका सिखा रहा हूं, ये समझा नहीं रहा, ये मंडे को इंशाल्लाह समझ आएगा। ऐसे शीशा, वैसे तो आज भी आ ही जाएगा अभी एंड पे। दूसरा, रेंट कमाया। अब रेंट कमाया की एंट्री क्या होगी, बोलो। अब दोबारा कैश नहीं कर देना, अब करोगे रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, ठीक है। और एसेट घिसाया की एंट्री तो भाई कोई आपसे पूछे, है जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं, जाहिर है करना तो था ना, ये तो मैंने सिर्फ ये बताया कि ये हो सकता है, ठीक है। ये वर्किंग मुझे चाहिए होगी इंशाल्लाह, लेकिन दोबारा बनाएंगे। ये नोट, हाँ ये नोट टॉप पे लिखें। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन नंबर 12। यार को चंगा जा मार कर ही दे देता बंदा है बेटा, वो केड़ा पता चंगा जाए कि नहीं, एने बड़े पे ने ये होंगे, इनमें से कोई होगा चंगा सा। क्लास का टाइम कब खत्म हो रहा है, तो 5, 7, 10 मिनट अब आराम से बैठना है, ठीक है ना, बता रहा हूं। तो 10 मिनट ऊपर होने दो, 15 होने दो, ये कर लो चुप करके। फॉर द ईयर एंडेड ए फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 09, कितने साल की एंट्रीज मांगी है उसने, 3। तीसरा साल होमवर्क है पता है ना, लेकिन 2 साल में करूंगा, ओके। स्टार्ट्स नाउ। यकम जनवरी 2009, भाई देखो एसेट खरीदने की एंट्री गिवन है, हाँ वो भी करना पड़ेगा। चलो जी एंट्री कराओ, एसेट डेबिट, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट फेयर वैल्यू से ही एंट्री कर लेगा, कितनी, हाँ 30,000। ये आज समझना नहीं है, ये आज सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ओके। हाँ नेक्स्ट, वैसे लीज समझा दी है,
ऑपरेटिंग लीज, साइंस क्या है, किताबों से नहीं निकलना है, किराया आना है। लेकिन स्टैंडर्ड ने बीच में एक लुच फ्राई किया, स्ट्रेट लाइन पे रिकॉर्ड करो इनकम। अब कैश आगे पीछे हो जाता है, कभी एडवांस कभी एरियर, ये 100 मसले आ जाते हैं, तो उसका हल है ये। लेकिन वो अभी समझा रहा कि फायदा कैसे देगा। वो सब फायदा होगा जब आपको कोई एडवांस का सवाल करते ही साथ ही एरियर का सवाल कराऊंगा, वही सवाल आपको ले, सवाल तो बदला ही नहीं। ठीक है जी। अब आईडीसी आ गया। ओ नो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आईडीसी भी क्या होगी, पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट। तो सादा सी बात है भाई, कितना, 6000। ये क्या हुआ, वो सादा सी बात है, एसेट खरीदा तो कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा था, बस एसेट ही कॉस्ट में ऐड हो गया, इसमें तो कोई फर्क नहीं आया, कोई मसला। नेक्स्ट, अब जी हमारी लीज शुरू होती है ऑपरेटिंग वाली, क्योंकि 5 सवालों के जवाब क्या हो गए, नो। एसेट अगर आ गया था, ठीक है, तो अगर यस हो जाता तो एसेट तो किताबों से निकाल देता, फिर आईडीसी का क्या करते वो भी देखते, लेकिन अभी तो नहीं ना हुआ, एसेट हमारे पास ही पड़ा है। लीज कौन सी है, ऑपरेटिंग। तो फिर हमने कहा चलो जी, आया, कमाया, घिसाया। टॉप पे क्या नोट डाला हुआ है, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट। आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल। आज 100 बार तस्वीर पढ़नी है ये वाली। आया, कमाया, घिसाया। लो जी, आया, बताओ, आया, एंट्री बोलो ना, मैंने तो बोल दिया आया। कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल, क्रेडिट। ठीक है, कितना, 8000। कैश कितना आया है, 8000। लेकिन स्टैंडर्ड ने हमें पाबंद कर दिया, ना जी ना, स्ट्रेट लाइन पे इनकम बुक करो। तो फिर रेंट कमाया, वो किस दिन कमाया, जाके साल गुजरने पर एंड पे जाके रेंट कमाया, कमाया की एंट्री, रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। कितने से, 7607। अब फर्क समझ आया। अब बैलेंस शीट में क्या होगा, रिसीवेबल 8000 का बुक किया था और खत्म हुआ 7000 से, तो कुछ रिसीवेबल बच जाएगा असल में, क्योंकि असल कहानी तो पीछे, असल कहानी ना सोचो, मंडे को सोचेंगे, सोचना नहीं अभी। ठीक है, सुबह भूल गया। आया, कमाया, घिसाया, आया। ये अकाउंटिंग नहीं, ये तेज अकाउंटिंग सिखा रहा हूं। अकाउंटिंग तो आपको आ गई है, तेज अकाउंटिंग सिखा रहा हूं। ऐसे रोके बगैर ऑपरेटिंग लीज में हम चला करेंगे, जो मर्जी होता रहे सवाल के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद जनाब, ये एंट्री आप मुझे कर दें, नहीं एंट्री तो मैं कर देता हूं, मुझे फिगर निकाल दें। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। चलो बस ये कर दो, तो फिर मेरे ख्याल में मैं कामयाब हो गया, अगर ये सही हो गया। किसने बोला 6000? सॉरी भाई, सॉरी, मिस हो गया, बम मिस हो गया, शुक्र है चला नहीं। अच्छा जी, बैठ जा, ये वापस नहीं करना था। हाँ भाई, इधर देखो, लाइफ कितनी है एसेट की, 6 साल, लीज टर्म कितनी है, 3 साल। अब जरा विजुअलाइज करो इस लेसर को। भाई बच गए ना, पट्टी पुट्टी तो नहीं करानी पैनी। अच्छा, शुक्र है फटा नहीं बम हमारा। अच्छा जी, मिस हो गया, चुप कर जा जी। भाई विजुअलाइज करो लेसर को। लेसर के पास एक एसेट है 6 साल के लिए, लेकिन उसने ये वाली लीज जो की, इसके लिए वकील को कितने पैसे दिए, वो कितने साल फायदा देगी, 3 साल। ये पेमेंट कितने साल फायदा देगी, फिर एसेट वापस आएगा, लेट से फिर 2 साल के लिए किसी और को देगा, तो वकील ने अगले एग्रीमेंट के नए पैसे लेने हैं, वो पैसे उसको 2 साल फायदा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एफएआर के अंदर आपने पढ़ा था, एफएआर 1 आपकी होती थी ओवरऑलिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट। एसेट अलग चलता था और ओवरऑलिंग की कॉस्ट 3 साल के लिए ओवरऑलिंग कराई, फिर करानी पड़ती है, फिर करानी पड़ती है, फिर करानी पड़ती है, एसेट वही चलता रहता था, ओवरऑलिंग अलग से। बिल्कुल ऐसे ही ये आईडीसी है। ये मैंने दूसरी आईडीसी आपको पढ़ा दी है बातों बातों में। अभी तक हमने एक आईडीसी पढ़ी थी लेसी के सवालों में, राइट ऑफ यूज में ऐड होती है और उसी के साथ ही डेफिसिट होती है। आज दूसरी, ये हमने 2, 2, 4, 2, 6 पढ़नी है आईडीसी, अभी दूसरी पढ़ाई है। ठीक है, दूसरी आईडीसी कौन सी पढ़ाई आज हमने पढ़ाई, मैंने पढ़ाई, आपने पढ़ी, कौन सी, लेसर की ऑपरेटिंग। ऐसे ही लेसर की फाइनेंस भी है, ऐसे ही लेसी की छोटी लीज भी है, ऐसे ही मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की भी अपनी कहानी होगी, वो सब आएंगी, बारी बारी आएंगी ऐसे ही। तो
लेसर की ऑपरेटिंग लीज हो तो आईडीसी का क्या ट्रीटमेंट है? पीपीई में डेबिट करो, यानी एसेट डेबिट करो, कैश क्रेडिट, और एसेट अपनी यूजफुल लाइफ पे डेबिट होगा, जबकि आईडीसी लीज टर्म पे। सही है? बड़ा मुश्किल काम था, बस ये वाकई मुश्किल काम था, अल्लाह ने ये करा दिया बस जी। 30,000 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 3, 7,000 की डेप्रीसिएशन। इतना आसान काम है ये कि आपकी सोच है। अच्छा अब सुनो, मैं ना 1 साल पे क्लोज कर रहा हूं, 2 साल होमवर्क हो गए, लेकिन समझो, डायरेक्ट भी आप यहां से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के लिए रिसीवेबल वगैरह निकाल सकते हो, लेकिन मैंने जो एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं ना, ये जो मैंने मंडे को आके फिर पहले सवाल को पूरा करना, फिर मैंने 13वां कराना है, अच्छा सवाल जबरदस्त ऐसे 3 वाला, फिर उसके बाद मैंने उसी सवाल को बदलना है। लेकिन जब पक्का हो जाएगा तो आप देखोगे एडवांस हो, एरियर हो, जो मर्जी हो, हमारा आया कमाया घिसाया ही रहना है। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस है। तो पीएनएल बनाना है, 1 साल का बनाना है ना। एंट्रीज तो फिर क्या होनी है भाई, अगले साल ये एंट्री कोई नहीं होनी, ऐसे ही है, अगले साल ये एंट्री भी। फिर आया 7600 आया की एंट्री, कैश डेबिट, बेशक किताबें बंद करो, दिमाग खुले रहे, लेकिन किताबें भी ना बंद करो। कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, डेप्शन डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट। अब आया कमाया एक ही रहेगा और घिसाया वो यही रहेगा, स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है, तो दूसरा तीसरा साल हो सकता है, कोई मसला, लेकिन पीएनएल बैलेंस शीट तो बनानी है ना। अब लेसर है, ऑपरेटिंग लीज है, क्या आएगा पीएनएल में आपके ख्याल में? एंट्रीज ना देखना प्लीज, रेंटल इनकम और डेप्रिसिएशन पीपीई की। ठीक है, तो पीएनएल के अंदर वर्किंग से देख के बताओ, रेंटल इनकम कितनी आएगी? 7607, और डेप्रीसिएशन कल इंशाल्लाह ना, जब मैं मंडे को जब मैं आऊंगा ना, तो पहले एंट्रीज दोबारा इसकी करके ना 3 साल की फिर मिटा दूंगा, फिर वर्किंग से आपको दोबारा एक्सट्रैक्ट अलग से बनवाऊंगा। फिर इसका नोट तो है ही नहीं, नोट बड़ा आसान नोट है, कोई नोट ना होने जो गया नोट। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, अच्छा आप सुनो मेरी बात प्लीज प्लीज प्लीज, बैलेंस शीट में क्या आना है आप बता दो। पीपीई आएगा, वेरी गुड, वो खलो जा, वो मुझे नहीं पता। तो पीपीई आ गया 36,000, ऐसे कर लू ना, 36,000 डायरेक्ट लिख दूं या लिख दूं डायरेक्ट? 36,000 30 जमा 6, 36,000 माइनस जी 20। अब देखो एक मसला तो अभी भी है कि कैश डिफरेंट आ रहा है, रेंट डिफरेंट रिकॉर्ड करवा रहा है स्टैंडर्ड हमसे, तो कुछ ना कुछ तो है। अब वो है ज़बानी इस सवाल में तो नजर आ रहा है, लेकिन आगे सवाल बढ़ते हैं, मसले बढ़ते हैं, तो एक आसान सवाल में वही हल निकाल लें कि बैलेंस शीट में रेंट रिसीवेबल भी आ सकता है, अनअर्न्ड रेंट भी आ सकता है ना। अगर आपने कैश ज्यादा रिसीव किया है, कमाया कम है, तो अनअर्न्ड, कैश कम रिसीव किया है, कमा ज्यादा लिया है, तो रिसीवेबल। दोनों हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। अब ये जबानी नहीं निकालनी एंट्री से, हालांकि निकल रही है, लेकिन मुश्किल सवालों के लिए एक तरतीब है जो आसान में ही कर रहे हैं। क्या? एक वर्किंग करेंगे, वर्किंग नंबर 2, यही आपका लेजर जो मैंने अभी बनाया था, क्या नाम था इसका? रेंट रिसीवेबल, जिसके टॉप पे क्या लिखा हुआ था हमने? फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट वी हैव यूज्ड, वी ना लिखना पर्चे, वो कहेगा मशवरे से लिखा हुआ, आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल। अब ये दोनों एंट्रीज करनी है इसमें। आया की एंट्री बोलो, आया की एंट्री, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल 1 जनवरी 2009 है ना, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 8। दूसरी एंट्री क्या सिखाई है? रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट 706
इनकम आ गई किस दिन जी? 31 दिसंबर 2009। ये लेजर अब आपको ऑटोमेटिकली फिगर निकाल के देगा। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड कितनी? ये 393 बैलेंसिंग फिगर इधर आई है, तो इस तरफ बैलेंसिंग फिगर एसेट्स की आती है, लायबिलिटीज की आती है? एसेट्स की आती है, लायबिलिटीज की आती है? क्या? आर यू श्योर? आर यू श्योर? क्या बैलेंसिंग फिगर लेजर का क्लोजिंग इस तरफ एसेट का आता है, लायबिलिटीज का आता है? अच्छा, अब डीप डाउन, ये आसान सवाल था, इसमें जुबानी भी पता लग रहा था। रिसीव कितना किया था? 8000। कमाया कितना? 7600 समथिंग। तो इसका मतलब ज्यादा रिसीव कर लिया, कमाया अभी कम, तभी तो अनअर्न्ड लायबिलिटी बनती थी। लेकिन तो आप लोग तो ये भी भूल गए हो कि लेजर के इस तरफ क्या आता है। तो लें जी, 31 दिसंबर 2009 पे आपको आपका लेजर बताएगा कि क्या है? अनअर्न्ड रेंट है। क्या है जी? तो 3 एंट्रीज करनी है, आया, कमाया, घिसाया, और बैलेंस शीट में अनअर्न्ड निकालने के लिए ये लेजर बनाना है। एंट्रीज करते हुए भी और लेजर बनाते हुए भी नाम सिर्फ यूज करना है रेंट रिसीवेबल। उसमें रिसीवेबल निकले या अनअर्न्ड निकले, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बैंक में एसेट हो या ओडी हो, नाम तो नहीं बदलते बैंक का। ये किसी वजह से इस तरतीब पे डाला है। आपको पहला दिन तंगी होती है इससे, लेकिन फिर पूरी ऑपरेटिंग लीज आप ऐशी मारते हैं इस पे। तो अभी ये तंगी आपने करनी है ऐसे ही कबूल। आप अगला साल शुरू करेंगे तो 1 जनवरी 10 पे ब्रॉड डाउन ये बनेगा। फिर अगले साल एंट्रीज करोगे, फिर अगले साल आया, कमाया, घिसाया की एंट्रीज करके फिर इसमें भी फेंकोगे। फिर यहां पर बैलेंस है, अनअर्न्ड भी आ सकता है, रिसीवेबल भी आ सकता है। फिर तीसरा साल होगा एंड सो ऑन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको एक बार पक्का कर लिया तो सवाल जो मर्जी शक्ल इख्तियार कर ले, वो एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टर, मंथली हो, वो एडवांस हो, वो एरियर हो, ईयर एंड आगे आए पीछे जाए, हमारी परवाह ही नहीं होगी उसकी। हम बस इस तरतीब पे चलेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीज की ये 3 एंट्रीज और ये लेजर। तो अब होमवर्क, वो 3 सवाल थे, बोलो, थे ना? वो 3 सवाल थे ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये 12वां पूरा करना है, इधर देखो, और 10वां 11वां भी करना है। 10वां ये इससे ऊपर ही है, 10वां हैंडआउट में भी डाल दिया मैंने, आज हैंडआउट लाया हूं मैं। 43 पे 10वां, इसका सोल्यूशन साथ मौजूद, ये बुक की सहूलतें हैं ना। 11वां इसके साथ सोल्यूशन मौजूद। 12वें को कंप्लीट करना है। 13वां अभी ना छेड़ना मेहरबानी, उसके अंदर डेट जो है वो, उसके अंदर एरियर वाला सवाल है, अभी वो नहीं करना आपने, ठीक है, सही है। तो 3 सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेसर के, 3 सवाल फिर लेसर के, लेकिन कौन से हैं वो? फाइनेंस लीज के या ऑपरेटिंग लीज के, ताकि पक्की हो ना, कहानी खत्म हो, मेन काम खत्म हो जाए। कोशिश करना एक सिटिंग में सारा हो जाए, जितने सवाल कराए हैं नंबर कर लेना, 1 2 3 4 5 10 सवाल हैं, 12 हैं, जितने भी हैं, 2 दिन भी तो हैं, करोगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।